स्वागत है दोस्तों आप सभी का अधूरे हम अधूरे तुम इस कहानी के दूसरे भाग में। दोनों के घर तो अलग हो गए थे लेकिन सोसाइटी एक ही थी, तो इसलिए फिर से मुलाकात हुई ध्रुवी और निनाद की। निनाद के शिफ्ट होने के बाद शाम को जब ध्रुवी नीचे सोसाइटी के पार्क में आई तो उसे वहां खड़ा पाकर सुखद आश्चर्य से भर गई। यानी निनाद को भी उसका साथ भाता था, तभी वह उससे मिलने की चाह में वहां मौजूद है। हाय कहते हुए ध्रुवी निनाद की ओर बढ़ गई। दोनों का यह रोज का काम बन गया। एक ही घर में रहते हुए जो दोनों थोड़े खिंचे हुए से रहते थे, वही अब दूसरे घरों से मिलने आते हुए एक दूसरे के करीब आने लगे। अब ध्रुवी जब कभी नीचे पार्क में जाती तो उसकी तैयारी कुछ देर पहले से ही करती। फेस वॉश से मुंह धोती, होठों पर लिप ग्लॉस, आंखों में काजल, कानों में लूप्स और बालों को अक्सर संवार कर खुला छोड़ दिया करती। निनाद भी महकता मुस्कुराता आता। तुमने कभी गोलगप्पे ट्राई किए हैं? ध्रुवी ने एक शाम पूछा तो निनाद ने ना में सिर हिला दिया। सुना है बहुत स्पाइसी होते हैं, चलो आज खाने चलते हैं, माय ट्रीट। कहते हुए ध्रुवी उसे पास के मार्केट में ले गई। आंसू पोंछते निनाद ने एक बार फिर से शिकायत नहीं की कि उसे तीखा खाने की आदत नहीं। ध्रुवी की मनमोहक मुस्कान और उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में चुपचाप खाता चला गया। किंतु जब अगले दिन वह पार्क में नहीं आया तब ध्रुवी को पता चला कि तीखा खाने के कारण उसका पेट खराब हो गया। ध्रुवी के मन में निनाद के प्रति उभरी चिंता के साथ साथ एक तसल्ली भी हुई। उसे विश्वास होने लगा कि निनाद भी उसे पसंद करता है। तभी तो उसकी खुशी के कारण उसने वह भी कर डाला जो उसके लिए सही नहीं था। कुछ हफ्तों में श्यामल और निशा की जिंदगी पटरी पर आ गई। श्यामल की नौकरी लग गई और निनाद का भी एडमिशन हो गया। श्यामल को अपनी पसंद का घर भी मिल गया। नवी मुंबई में उनका नया ऑफिस होगा, इसीलिए घर भी वहीं लेना उचित रहा। श्यामल और निशा सामान पैक करने आदि में व्यस्त थे कि निनाद आंख बचाकर ध्रुवी से मिलने खिसक गया। पार्क की बेंच पर पास पास बैठे निनाद ने धीरे से ध्रुवी से कहा, सो आई गेस दिस इज इट। तुमने सोसाइटी के पीछे वाला गार्डन नहीं देखा ना? ध्रुवी एक बार उसके साथ बाहर जाना चाहती थी। उसे यही सूझा। आज गार्डन में घूमते हुए दोनों के कदम एक साथ उठने लगे। बिछड़ने का एहसास होने लगा। अभी तो प्रेम कहानी शुरू भी नहीं हुई, अभी से अल्प विराम। फिर दोनों ना जाने कब मिलेंगे। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसके पास दूसरे के घर जाने का टाइम है। निनाद का एडमिशन हो जाएगा, वह अपने नए दोस्तों में खो जाएगा। ध्रुवी भी तो इस वर्ष कॉलेज चली जाएगी, अपनी अलग दुनिया खोजने लगेंगे दोनों। शायद ऐसे ख्याल दोनों के जहन में चलने लगे, उनके कदमों से कदम मिलाते हुए। तभी हौले से ध्रुवी ने निनाद की एक उंगली अपनी छोटी उंगली में उलझती हुई महसूस की। बिना नजर मिलाए वे दोनों सरकते रहे। उंगलियां आपस में खेलने लगीं। अब उनके हाथ एक दूसरे को नाजुकता से पकड़ चुके थे और यूं ही चलते हुए दोनों निनाद के घर पहुंच गए। दरवाजे की घंटी बजाने से पहले निनाद के हाथ ध्रुवी की कमर तक पहुंच गए। उसे अपने पास घुमाते हुए निनाद ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। इससे पहले कि चुंबन की तपिश अनुभव होती, एक जानी पहचानी भारी भरकम आवाज ने उन दोनों की तंद्रा चटका दी। ध्रुवी! यह आवाज अरुण की थी, जो उसी समय श्यामल के घर कुछ मदद करने आए थे। अपने पिता द्वारा उन्हें ऐसी स्थिति में पकड़े जाने पर दोनों बेहद शर्मिंदा हो गए। आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हो पाई। निनाद अपने घर के अंदर चला गया और ध्रुवी अपने घर की ओर भाग गई और अरुण उसके पीछे पीछे। अरुण के रोबीले सुर ने उन्हें इस कदर चौंका दिया कि जब उनका ट्रक घर से निकला तो ध्रुवी ने बाय बोलने के लिए अपने घर की बालकनी से भी नहीं झांका। बस यही थी उनकी आखिरी मुलाकात। घर पहुंचकर काफी हंगामा हुआ। जो कुछ अरुण ने देखा वो अपना आपा खो चुके थे। बेहया, बेशरम लड़की, दूसरे के दरवाजे पर खड़ी होकर नीच हरकत करती, तुझे शर्म नहीं आई? क्या यही संस्कार दिए हैं मैंने तुझे? वो गरज रहे थे। कमरे के कोने में खड़ी ममता सुबक रही थी और अपने पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछती जा रही थी।
मैंने सोचा था कुछ अच्छा सीखेगी उस लड़के से, कुछ ऐसा जो अपने देश की शिक्षा से छूट गया हो। मुझे क्या पता था यह सब सीख रही है। काफी देर तक आग बबूला होने के बाद जब अरुण शांत हुए तो ध्रुवी को प्यार से समझाने लगे। दोस्ती और रिश्तेदारी में फर्क होता है। श्यामल मेरा दोस्त जरूर है, पर उनसे कोई रिश्ता जोड़ना संभव नहीं। हमारी जात बिरादरी अलग है, हमारे संस्कार अलग हैं। वे मांस मच्छी खाने वाले, जनेऊ ना पहनने वाले लोग हैं और हम ठहरे उच्चकालीन पंडित। और वैसे भी अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। यह बेटा सब किशोर अवस्था की भटकन है और कुछ नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी सियानी है और मेरी बात का मान रखेगी। जब तू समझदार हो जाएगी ना तो खुद ही हंसेगी अपनी इस हरकत पर, इस बेवकूफी पर, और मुझे धन्यवाद देगी कि तेरा जीवन बर्बाद होने से बचा लिया मैंने। अरुण बोलते रहे और ध्रुवी सुनती रही। उस उम्र में इसके अलावा कुछ और होना संभव भी कहाँ था। बेवकूफी, जिंदगी की बर्बादी जैसे भाव उसकी आत्मा को घायल कर रहे थे, किंतु वह चुप थी। कैसे कहती वे अपने जन्मदाता से कि यह किशोर अवस्था की खुमारी नहीं, उसका प्यार है। हाँ, उसका अंतर्मन जरूर पुकार रहा था, चीख कर कह रहा था कि जिस झूठी शान, इज्जत और मर्यादा की खातिर हम बच्चों को गमों के सागर में झोंका जा रहा है, उस दर्द को हमारे अपने भी महसूस करें। बच्चे अपनों की इज्जत और मर्यादा का ख्याल रखते हुए अपना रिश्ता निभाते हैं, चुप रह जाते हैं, तो बड़ों को भी हमारी भावनाओं की कद्र समझते हुए समाज के सामने आना चाहिए। ध्रुवी और निनाद फिर कभी ना मिल सके। इसी तरह कई महीने, कई साल बीत गए। बहुत साल हो चुके थे ध्रुवी और निनाद को मिले हुए। एक आकर्षण जो पनप ना सका, एक टीस जो दिल में रह रह कर उठती। रोमांस की लहरों के ज्वार भाटे दिल की गहराइयों में उठते गिरते रहे। निनाद और ध्रुवी दोनों एक दूसरे को याद किया करते। पहले प्यार की खुमारी अलग ही होती है। यदि यह केवल आकर्षण होता तो इतने सालों बाद शायद धुंधला पड़ गया होता। ध्रुवी अक्सर नॉस्टैल्जिया से घिर जाया करती। निनाद की याद, उसकी छुअन, पहले चुंबन का मासूम एहसास। काश वे दोनों थोड़ा और सावधान होते उस शाम को। अब वह केवल यही सोच पाती। कॉलेज के दिनों में उसे जो भी लड़के मिले, सब में उसने निनाद की छवि ढूंढने की कोशिश की। ध्रुवी अब 24 साल की हो चुकी थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी दिल्ली में नौकरी मिल गई। अरुण और ममता बहुत खुश थे। कुछ दिन नौकरी कर ले, फिर ध्रुवी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखकर उसके हाथ पीले कर देंगे। वैसे तो ध्रुवी अपने जीवन में सरपट दौड़ रही थी, किंतु आज भी दिल के किसी कोने में निनाद की याद पल रही थी। तभी तो शादी की बात सुनते ही पुराने घाव की तरह उभर आई। ये क्या बात लेकर बैठ गए आप दोनों? अभी मुझे शहर बदलना है, नौकरी ज्वाइन करनी है, दिल्ली जाना है। ध्रुवी ने इस तरह बात कहकर शादी की बात को ढक दिया। रेलवे स्टेशन पर अरुण और ममता ने हिदायतों की पोटली उसके सामान के साथ बांध दी और उसे दिल्ली भेज दिया। कंपनी रहने की व्यवस्था भी करवाने वाली थी, सो माँ बाप को टेंशन नहीं थी। स्टेशन पर कंपनी की ओर से कोई लेने आ गया और उसे गेस्ट हाउस में पहुंचा दिया। ध्रुवी पहली बार दिल्ली गई थी, इसलिए थोड़ा सा उत्साहित होना तो लाजमी था। उसी शाम को वह पास के मार्केट में घूमने चली गई। वहाँ विंडो शॉपिंग करते हुए उसे ऐसे आभास हुआ कि जैसे उसका दिल अचानक जोर जोर से धड़क रहा है, जैसे हवा की सनसनाहट उसे कुछ कहना चाह रही है। मन में यकायक एक नाम उभरा, निनाद। निनाद। उसकी याद आज यहाँ कैसे आ गई? क्या वह यहीं कहीं है, उसके आसपास, उसके करीब, बेहद करीब? दिल में उठी लहरों को काबू करने की कोशिश करते हुए ध्रुवी इधर उधर ताकने लगी। तभी उसके कंधे पर एक थपकी हुई। पीछे मुड़ी तो सामने निनाद खड़ा था। ओह माय गॉड, तुम! ध्रुवी को अपनी नजरों पर विश्वास नहीं हुआ। मुंबई में जुड़े तार यहाँ दिल्ली में एक बार फिर टकरा सकते हैं, ऐसा तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। मैंने कब सोचा था कि तुम यहाँ मिल जाओगी। निनाद भी खुशी से दीवाना हो गया। ध्रुवी अब एक आकर्षक, खूबसूरत लड़की के रूप में उभर चुकी थी। पतली छरहरी काया, कमर तक लहराते बाल और बहुत ही सुंदर। गोल-मटोल गालों की जगह अब उभरे हुए चीक बोन्स ने ले ली थी। उसका फैशन सेंस भी आज के समय से मेल खा रहा था।
निनाद उसे देखकर सुखद आश्चर्य से भर उठा और ध्रुवी भी निनाद की मोहकता की दीवानी हो गई। उसकी जॉ लाइन अब और भी साफ नजर आने लगी थी। गोरे रंग पर शेव करने से गाल हल्के हरे से लग रहे थे और बाल आजकल के लेटेस्ट कट को उसके कद को और बढ़ा रहे थे। दोनों पास के एक रेस्टोरेंट में चले गए। काफी कुछ था एक दूसरे के साथ बांटने के लिए। इतने बरसों की बातें, उनके अलग होने के बाद दोनों के जीवन में क्या क्या हुआ, सब कुछ वो एक दूसरे को बताना चाहते थे। वहां बैठते ही बिना कुछ सोचे निनाद ने ध्रुवी का हाथ थाम लिया। ध्रुवी ने भी कोई ऐतराज नहीं किया। कुर्सी पर बैठे हुए ही जैसे दोनों हवा में उड़ रहे हो, संग नाच रहे हो। इतने लंबे अरसे के बाद मिलने पर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब भी हॉट चॉकलेट पसंद है तुम्हें? ध्रुवी ने पूछा तो निनाद भी खुशी से नाच उठा। नॉट बैड, इतने सालों बाद भी तुम्हें मेरी पसंद याद है। और इसी तरह बातें करते करते दोनों एक दूसरे में खो गए। निनाद ने ध्रुवी से कहा, ध्रुवी, हम सबकी अपनी एक स्टोरी होती है। हमारे साथ जिंदगी में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी स्टोरी का एक अदना सा हिस्सा बन पाया। अदना सा नहीं बेवकूफ, तुम तो मेरी जिंदगी के पूरे चैप्टर हो, चैप्टर। जानते हो निनाद, हम सबको किसी के प्यार की, किसी के सहारे की जरूरत होती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे दोबारा मिलोगे और तुमसे मैं कह सकूंगी कि आई रियली मिस्ड यू। निनाद भी बोल उठा, एक सीक्रेट शेयर करूं? उन दिनों मैं अपनी कॉपी में दिल की शेप बनाकर उसमें डी लिखा करता था। यह बात बताकर निनाद भी जोर से हंस पड़ा। ध्रुवी की नजरें शर्म से झुक गई, चेहरे पर लालिमा छा गई। बात पलटते हुए बोली, तुम इतनी अच्छी पेंटिंग करते थे ना, अभी भी करते हो? हाँ, पेंटिंग तो मेरा पैशन है, उससे मुझे शांति मिलती है। तुम यहाँ दिल्ली में कब से रह रही हो? अरे मैं तो आज ही आई हूँ, मेरी जॉब लगी है, मुझे कल से ज्वाइन करना है। और तुम कब से? मैं भी यहाँ जॉब करता हूँ ध्रुवी। मम्मी पापा अभी नवी मुंबई में ही हैं, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था, क्योंकि माता पिता के कंधों पर बैठकर बचपन का सफर तो तय किया जा सकता है, परंतु जवानी का बोझ नहीं ढोया जा सकता। निनाद ने ध्रुवी को अपना पता दे दिया। दोनों ने एक दूसरे से अपने फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज कर लिए और दोनों अपने अपने घरों की ओर लौट गए। इसके बाद क्या हुआ? क्या मुंबई में बिछड़ा ये प्यार जब दिल्ली में मिला तो ये दोनों एक हो पाए? ये हम जानेंगे इस कहानी के अगले भाग में। आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी का अगला भाग लेकर मैं जल्द ही आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।